रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो लास्ट टाइम भी मैंने एक शजरे की वीडियो अपलोड की थी। तो आज एक दोस्त ने मुझे ये वाला शजरा भेजा है। उसने कहा कि हमारा फैमिली का ये शजरा है, तो काइंडली इसका बताएँ कि किस तरह विरासत तकसीम होगी। तो विरासत तकसीम करने से पहले मैं आपको शजरा बता दूं कि शजरा क्या होता है। शजरा एक ट्री होता है, ख़ानदान का एक फ़्लो चार्ट होता है जिसके ज़रिए हम ख़ानदान को मेंशन करते हैं। इसमें जो पत्ता होता है इस तरह का, ये पान का पत्ता हम पटवार में से कहते हैं। ये जो बेगम है, जो बंदा है, उसकी बेगम की निशानी। जो पहला पत्ता होगा वो हमेशा से इस साइड पे होगा। उसके बाद अगर उसकी मज़ीद बीवियाँ हैं तो उसका पता इस तरफ होगा, ठीक है। अगर दो बीवियाँ तो उसमें से पता करना इस तरह से आसान है कि जो हमारी इस साइड पे यानी कि राइट साइड पे होगा पत्ता, वो उसकी पहली बीवी का पत्ता होगा। और उसके बाद जितनी भी बीवियाँ होंगी इधर पता होगा, इसके बाद वाली बीवी का, इसके बाद, ठीक है। ये एक करीम बख्श था जिसकी औलाद में एक अहमद बख्श एक बेटा था, एक बेगम में से, और दूसरी जो इसकी बेगम थी उसकी औलाद में से 2 बेटे और 3 बेटियां थी, ठीक है। उसके बाद अहमद बख्श की विरासत जो है करीम बख्श की विरासत जो है वो अहमद बख्श तक कन्वर्ट हो जाती है। अहमद बख्श और जो इधर वाली औलाद इस तरफ, ठीक है। जो अहमद बख्श था उसकी औलाद उसकी बीवी पहले फौत हो गई है और उसकी औलाद में एक बेटा और एक बेटी थी। अहमद बख्श अभी ज़िंदा है, उसका बेटा जो है वो पहले फौत हो गया, और जो उसका बेटा था वो शादीशुदा था। उसकी एक बीवी है और एक बेटी है। अब वरासत हमने ये करनी है कि देखना है कि अहमद बख्श की जायदाद में से बेटी को कितना हिस्सा जाएगा और पोती को कितना जाएगा, और इधर जो औलाद है उसको क्या हिस्सा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो क्यों जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा, ठीक। तो ये हमारी विरासत आज की है। तो आए देखते हैं कि हम विरासत किस तरह से करते हैं। इस विरासत को देखने के लिए मैंने आज की वीडियो जो है रिकॉर्ड की है। तो सबसे पहले अगर देखे जाएँ तो इसमें मैं आपको वारस बताता हूँ। जब भी अहमद बख्श की जो औलाद है इसकी जो भी जायदाद होगी, अहमद बख्श जो है ना, करीम बख्श का बेटा है, इसकी जो जायदाद है वो सारी इसकी औलाद में तकसीम होगी, इसकी औलाद में तकसीम होगी। अगर इसकी औलाद नरीना औलाद ना हो तो फिर इसका कुछ हिस्सा जो है वो उधर कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो अहमद बख्श की नूरीना औलाद है, इस एक जो उसका बेटा है और इसकी एक बेटी है। जो बेटा है वो अहमद बख्श से पहले फौत हो गया और उसके बाद उसकी जो है पोती आ जाती है अहमद बख्श की। अब बात इस तरह से है कि जो हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक पोती जो है वो इसकी हकदार नहीं है जायदाद की, लेकिन पाकिस्तान में उसके दौर में क्या उसे कहते हैं, जनरल अयूब के दौर में जो है ना, एक सदर अयूब के दौर में एक एली कानून पास हुआ था जिसके तहत उन्होंने पोती और पोता जो है वालिद की मुकम्मल जायदाद का हक रखती है, वो कानून पास किया था। तो हमारे इधर विरासत जो है, हर विरासत जो वो एली कानून के तहत पास होती है, तो उसमें पोती और पोते को मुकम्मल जायदाद का हक दिया जाता है। तो आए देखते हैं कि इसके जो हिस्से किस तरह से बनाते हैं, इसका रकबा किस तरह से तकसीम करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो अहमद बख्श था उसकी औलाद में एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। जो बेटी है वो हयात है और बेटा जो है उससे पहले फौत हो गया। बेटी को एक हिस्सा मिलना था और बेटे को 2 हिस्से मिलने थे। अब बेटा तो पहले फौत हो गया और बेटे के जो हिस्से थे उसकी औलाद में आगे ट्रांसफ़र हो जाने थे। उसकी औलाद आगे नरीना औलाद नहीं है, उसकी सिर्फ एक बेटी है, मीन कि अहमद बख्श की एक पोती है। जो 2 हिस्से बेटे को मिलने थे वही बेटे को अब नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पहले फौत हो गया, और उसकी औलाद को यानी कि उसकी जो बंदा फौत हुआ है उसकी पोती को चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात यहाँ पे एक और आ जाएगी कि जो अहमद बख्श का बेटा मोहम्मद यूसुफ था उसकी बेगम भी है, उसकी बेगम को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात की वजाहत कुछ इस तरह से हम करेंगे कि जो मोहम्मद यूसुफ की बेगम है उसका
ब्लड रिलेशन अहमद बख्श के साथ नहीं है। ब्लड रिलेशन मीन के खूनी रिश्ता इसके साथ नहीं है, वो इस ख़ानदान में से नहीं है। अगर मोहम्मद यूसुफ की तो वो बेगम थी, लेकिन इसके साथ उसका ये रिलेशन नहीं था, इसलिए कौसर बीबी जो है, कौसर बीबी या कौसर माई जो है, इसको विरासत नहीं जाएगी। एक हिस्सा इसे जाएगा और 2 हिस्से इसे जाएंगे। एक हिस्सा बहन को और बेटी को, और 2 हिस्से जो हैं वो पोती को जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पाकिस्तानी कानून के तहत जो है पोता या पोती अपने वालिद की मुकम्मल विरासत का हक़ रखती है। वालिद हो जो वालदा हो, दोनों की मुकम्मल विरासत का हक़ रखती है। ठीक है, उसके बाद कुल हिस्से बनाए हैं मैंने, एक बेटी का लिख दिया और 2 पोती के 3 हिस्से। कुल हिस्से हमारे पास 3 है, और बेटी का हिस्सा क्या है, 1/3 है, और जो पोती है उसका हिस्सा है 2/3। ठीक है, कुल हमारे पास रकबा है 100 कनाल। तो अब रकबे की हम तकसीम किस तरह से करेंगे? रकबे की तकसीम करना मैंने हर वीडियो में बताया है कि बहुत आसान है। रकबा निकालने का फार्मूला यह है, मखसूस हिस्सा कुल हिस्से मल्टीप्लाई हमने रकबे के साथ कर देना। जो मेरे पास है बेटी ज़ैनब माई, उसका रकबा किस तरह से निकालेंगे? उसका एक हिस्सा था और कुल हिस्से हमारे पास 3 थे, और मल्टीप्लाई मैंने रकबा कर दिया। ये देखें, मखसूस हिस्सा 1 था और कुल हिस्से 3 थे, मल्टीप्लाई रकबे के साथ कर दिया, रकबा 100 कनाल है। तो ये हमारे पास 33 कनाल। ये किस तरह से आएगा? आप इस तरह से आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर लेने के बाद सबसे पहले आपने 1/2 लिख दिया, सॉरी 1/2, एक, और उसके बाद ये वाला हमारा तकसीम का निशान है, और ये हमारे पास 3। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 100 कनाल रकबे के साथ। ये मेरे पास 33 कनाल आ गए। 33 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ से 33 नफ़ी करूँगा मैं। जैसे मैंने 33 नफ़ी किया, मेरे पास ये जो बचा है इसको मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये मैं मरले में कन्वर्ट करूँगा। तो ये मेरे पास 6 बन गया। 6 मरले यहाँ पे लिख दूँगा, और यहाँ से फिर मैं नफ़ी कर दूँगा 6 को। ठीक है, ये मैंने नफ़ी कर दिया। ये मेरे पास 0.6 आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 272.25 के साथ, 272.25 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास 181.5 है, यानी मैंने 181 लिख दिया, बाकी इधर दे दिया रकबा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ गया पोती। पोती का क्या रकबा है? ठीक है, पोती का रकबा क्या है? पोती का रकबा यहाँ पे 1 आए, क्योंकि उधर हमने उधर 1 उधर दे दिया था। ठीक है, पोती का रकबा निकालने के लिए फिर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर क्या करेंगे, हम पहले 2/3 ये मेरे पास आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने 100 के साथ कर दिया। ये मेरे पास 66 कनाल आ गई। 66 कनाल यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ से नफ़ी 66 कर देंगे। जैसे मैंने नफ़ी 66 की, और उसके बाद मेरे पास ये आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 20 के साथ। ये मेरे पास 13 मरले आ गए। 13 मरले मैंने यहाँ पे लिख दी, और फिर मैं यहाँ से 13 नफ़ी कर दूँगा। जैसे मैंने 13 नफ़ी की, मल्टीप्लाई फिर मैं 272.25 के साथ करूँगा, तो ये मेरे पास 90.75 आ गया। और यहाँ पे मैंने 0.5 नहीं लिखा था, तो वो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। जमा इधर कर देंगे 0.5, ये देखें, ये मेरे पास 91.25 ये आ गया। अब इन मरले इन फुट को मैंने जमा किया 272.25 आ गए, और ये मरले को मैंने जमा किया तो 19 आ गए। ये कनालों को जमा किया तो 99 आ गए। तो जैसे ही ये मरला इधर आया तो ये 20 मरले बन गए। ये 20 मरले इधर गए तो 1 कनाल बन गए, वो हमारे पास 100 कनाल रकबा मुकम्मल पूरा हो गया। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की विरासत हो तो आपने विरासत किस तरह से करनी है। तो मज़ीद अगर आपको कोई बात की समझ नहीं आई तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सेंड की थी, तो मैंने कहा कि मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। हमारी इधर आटे की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, तो 2-3 दिन लग गए, तो उसके लिए माजरत। तो बाकी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली तंजील सोल यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। और अपने भाई को दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश रखे। इस बबरकत महीने के सदक़े अल्लाह पाक आप पर तमाम
जो है वो रहमत नाज़िल करे और आपको आसानियाँ पेश दे।